हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप हो रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं और कई सारे कैंडिडेट प्रोसेस में है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। चार ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को जान लेनी चाहिए अगर आप दिसंबर वाले नेट एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं। चार खास बातें हैं जो बिल्कुल जान लेना आप सभी के लिए जरूरी है अगर आप दिसंबर नेट एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कुछ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स नए होते हैं या कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं, तो ये यूजीसी की ऑफिशियल यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in। यहाँ पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की कैंडिडेट एक्टिविटी में सबसे नीचे यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एप्लीकेशन फिल करने की लिंक दी होती है। इसको क्लिक करके आप रजिस्टर करके एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जेआरएफ के लिए कुछ नई नोटिस आई है, ये हमने एक वीडियो में भी देख लिया, बहुत सारे कैंडिडेट को ऑलरेडी पता है, तो वो भी हम देखेंगे। चलिए अब देखते थे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या लिखा है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो 4 पॉइंट है हम वो कवर करेंगे जो खास है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 68 पेजेस की है, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, कई सारी चीजें हम मिस कर देते हैं पढ़ना और समझना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पहली चीज जो है, पहला पॉइंट जो है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट while filling the application form online. The option once exercised cannot be changed. तो आपको करेक्शन विंडो में ये ऑप्शन चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या? मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। इससे आपको क्या नुकसान या फायदा हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि जो कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी गिवन बाइलिंगुअल पेपर, बट कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम विल बी गिवन इंग्लिश वर्जन ओनली। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर मीडियम हिंदी चूज करेंगे फॉर्म फिलअप के वक्त, तो आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में नजर आएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश चूज कर लेंगे, उनको सिर्फ क्वेश्चंस इंग्लिश में ही नजर आएंगे। इसका क्या डिसएडवांटेज है? कई बार कैसा होता है कि क्वेश्चन गलत होता है, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी होती है, लैंग्वेज ऐसे यूज हुई होती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, तो कई बार हम हिंदी पढ़ लेते हैं और इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, और फिर डेटा कई बार इनकरेक्ट होता है, हिंदी में अलग, कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने चाहिए क्वेश्चंस। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, हिंदी मीडियम चूज कर लें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं। कौन सा मीडियम चूज कर लें? हिंदी मीडियम। इससे आपको हमेशा क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नजर आएंगे। कहीं भी कभी डिस्क्रिपेंसी हो, प्रॉब्लम हो, समझ में आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ने का ऑप्शन आपके हाथ में रहेगा। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज कर लिया, आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही नजर आएंगे। तो ये पहली पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पेज नंबर 10 पर आप चले आए। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन को 2 मार्क रहेंगे। करेक्ट आंसर रहेगा तो 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है नोट करने की, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका बेनिफिट या एडवांटेज आप क्या ले सकते हैं? जिसके लिए आप ओवर श्योर हैं कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, वो तो आप आंसर करने ही वाले हैं। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। कई बार तुक्के से भी मार्क्स जो है कुछ आ जाते हैं, तो आप यहां पर तुक्का लगा सकते हैं फ्री होके, मेंटली फ्री होके, क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग होती है तो तुक्के का ऑप्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, जहां आप श्योर हैं जिस क्वेश्चन के लिए वो भी आंसर करें, जिसके लिए श्योर नहीं है उसको भी कुछ तुक्का लगा सकते हैं। तो ये बात हो गई। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड, मार्क फॉर अनअटेम्प्टेड और मार्क फॉर रिव्यू। तुक्का लगाने का एक और फायदा है, सपोज कि वो क्वेश्चन बाद में रॉन्ग प्रूव हो गया कि वो क्वेश्चन ही गलत है, उसके फिर मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया हुआ है तो इसलिए सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उनको भी करना चाहिए अटेम्प्ट, अगर नो नेगेटिव मार्किंग है तो नो नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये पॉइंट नंबर 2 है जो आपको ध्यान देना है। नंबर 3,
क्या आपने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स चेक कर लिया और उनके कोड जो एग्जाम में अवेलेबल है? पेज नंबर 31 पर आप चले आए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि नेट एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है और उनके कोड क्या क्या हैं। पेज नंबर 31 पर आप चेक कर सकते हैं। इस बार 83 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिया गया है। एडल्ट एजुकेशन, ये सारे हैं सब्जेक्ट कोड, आप देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडीज, अरेबिक, तो 83 हैं जिनके नाम पढ़ना मुश्किल है, बट आप यहाँ पर पेज नंबर 31 पर चेक करें। आपका सब्जेक्ट जिसमें आपने मास्टर डिग्री किया मोस्टली, वो सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप रिलेटेड सब्जेक्ट में कोशिश कर सकते हैं। अभी इसमें 83 ऐड हो गए, पहले 82 थे लास्ट टाइम से, शायद 83 सब्जेक्ट्स हो गए। इसमें एक और चीज ऐड की गई है कुछ, द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी with specialization in population studies or mathematics or statistics are also eligible to appear in the subject population studies code number 015। तो जिन्होंने मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में किया है, स्पेशलाइजेशन अगर पॉपुलेशन स्टडीज में है या फिर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में है, वो भी यहां पर पॉपुलेशन स्टडीज के लिए एलिजिबल हैं नेट एग्जाम के लिए। अभी इसमें और एक है, द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड सोशल साइंसेज आर एलिजिबल टू अपीयर इन द सब्जेक्ट विमेन स्टडीज। अगर आप विमेन स्टडीज कोड नंबर 74 में नेट एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे कैंडिडेट भी दे सकते हैं जिनकी मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटीज में है, अगर लैंग्वेज के साथ में, और सोशल साइंस में है। Indian knowledge system subject code 103 has been introduced among the list of subjects। तो ये एक जो है सब्जेक्ट ऐड किया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो ये आप देख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट, पहले भी एक वीडियो बनाई, इस बार फिर अभी इस वीडियो में भी फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहते हैं, एग्जाम देते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप मींस जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए 5 जैन को एक जो नोटिस रिलीज की गई है, उसके हिसाब से 2 मंथ्स की रिलैक्सेशन मिल गई है एज में। मतलब पहले एज लिमिट तो सेम है, 30 इयर्स या बिलो वाले कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के। अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर या फिर विमेन कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट, तो 35 इयर्स एंड बिलो होना चाहिए जेआरएफ के लिए, 35 इयर्स और बिलो, और जनरल कैंडिडेट के लिए 30 इयर्स और बिलो। और इसकी जो डेट आप जो बेस लेके डेट कैलकुलेट करते हैं एज, उसको अभी रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले था 1 फरवरी 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी थी, अभी कैसा हो गया, 1 दिसंबर 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है, जिससे कि 2 महीने की एज में रिलैक्सेशन मिली है। जिन कैंडिडेट्स का 1 या 2 महीने के लिए छूट रहा था, वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे 1 मंथ या 2 मंथ की वजह से, ऐसे कई सारे कैंडिडेट होंगे, उनके लिए ये अच्छी खबर है, उनको रिलैक्सेशन मिली है यहाँ पर 2 महीने की। बात तो एज लिमिट वैसे ही है, 30 इयर्स या फिर बिलो होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर एंड विमेन एप्लीकेंट्स के लिए 35 इयर्स है अपर एज लिमिट जेआरएफ के लिए। तो होप ये पॉइंट्स क्लियर हैं। ये 4 खास पॉइंट्स थे। ऐसे ही कुछ और चीजें अगर नजर आती है मुझे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो आप तक पहुंचानी चाहिए, तो मैं आप तक जरूर पहुंचाती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।